नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर 1.5% की तेजी के साथ फिलहाल एशियन मार्केट्स में कारोबार होता हुआ। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि 25% ड्यूटी यहां मेक्सिको और कनाडा पे लगाई जाएगी और 10% की ड्यूटी यहां पर कच्चे तेल पर कनाडा से आने पर लगाई जाएगी। साथ ही साथ चीन पर यहां पर 10% की ड्यूटी भी लगाई गई है। इन सबके मायने क्या है बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर हमने तेजी आते हुए देखी है। फरवरी का जो सोना है वो 84,000 के आसपास पहुंचने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमने $2817 प्रति आउंस के ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। अब यहां से कैसी सेंस रह सकती है? क्या इन्फ्लेशन की चिंताएं या फिर रेट कट कटौती ना होना, इन दोनों के बीच में सोना अटक के रह जाएगा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर दालों की, जहाँ पर आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर सरकार ने बजट में ऐलान की है। इसके क्या मायने हैं, जिस तरह का एलोकेशन है और जिस तरह का टाइम फ्रेम और प्लान है, कितना इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड उस पर पड़ेगा, इस पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, साथ ही इंडिया बुलियन एंड जूलियर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। हमारे साथ होंगे इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी और साथ ही साथ जुड़ रहे हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज से कुणाल शाह। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सोने को देखना चाहेंगे, जहां पर सेफ हेवन बाइंग के तहत हमने $2817 प्रति आउंस का ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा। उन स्तरों से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ गिरावट जरूर है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़त है। साथ ही साथ बाजार अब ये मान रहा है कि शायद यूएस रेट कट उस स्पीड से ना हो और शायद इस साल में हो ही ना। उसका इंपैक्ट हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों में क्योंकि रुपए में 87 के स्तर निकलते हुए नजर आए हैं, इसलिए कुशनिंग इंपैक्ट यहाँ पर जरूर है। तो इन द ग्रीन यहाँ पर सोना। लेकिन सुरेंद्र मेहता जी, कैसे देखते हैं अब आप ये करंट सोने के प्राइसेस? हम ऑल टाइम हाई बुना चुके हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक, अब यहाँ से क्या सेंस है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है ट्रम्प के टैरिफ अनाउंस करने के बाद, तो जो पूरा फोकस है वो डॉलर की तरफ है, डॉलर इंडेक्स की तरफ है। और इसीलिए हमने आज सुबह सुबह देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोने के भाव में थोड़ी सी नरमी आई है। जहां तक भारत का सवाल है, तो क्योंकि डॉलर इंडेक्स में डॉलर इंडेक्स की वजह से यहाँ पर डॉलर जो है 87 को भी क्रॉस कर गया है, इसलिए भारतीय बाजारों में सोने के दामों में कोई खास विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों तक ये पूरा फोकस डॉलर की तरफ रहेगा, डॉलर इंडेक्स की तरफ रहेगा और गोल्ड में एक यथावत स्थिति जैसी स्थिति है, $25-30 ऊपर नीचे की स्थिति बनी रहेगी। वेट करना चाहिए डॉलर इंडेक्स को सेटल होने के लिए। उसके पहले गोल्ड में ट्रेड लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। सुरेंद्र जी, भारतीय बाजारों में इस वॉलेटाइल ऑल टाइम हाई प्राइसेस के बीच किस तरह के डिस्काउंट्स अब हैं? क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से लगातार हमने वो $17 का डिस्काउंट 50 तक जाता हुआ देखा, फिर 30-35 भी आता हुआ देखा। आज कैसी स्थिति है? जी देखिए, ये डिस्काउंट तो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इतने ऑल टाइम हाई प्राइसेस पे यहाँ पे मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। साथ ही साथ जिस प्रकार से स्पॉट और फ्यूचर मार्केट के बीच में एक गैप बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कभी ये गैप $6 का हो जाता है, कभी $60 का हो जाता है। अभी भी आप देखें तो लगभग $35 से $40 का इसमें गैप है। तो इसके मद्देनजर भारतीय बाजारों में डिस्काउंट है। बेसिकली जो मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा गोल्ड मार्केट स्ट्रक्चरली चेंज हो गया है। जो मार्केट एक प्रेडोमिनेंटली यूरोप का डोमिनेंस हुआ करता था, LBMA का डोमिनेंस हुआ करता था, वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और पूरा जो मार्केट है वो यूएस के कब्जे में आ गया है, ऐसा हमें नजर आ रहा है। और इसीलिए भारतीय बाजारों में जो गोल्ड मेटल लोन के लीजिंग रेट्स होते हैं वो भी बढ़ गए हैं। तो जो स्थिति बनी हुई है वो एकदम असमंजस की स्थिति है। और जिस प्रकार से हमने 2019 में भी देखा, टैरिफ लगे, ट्रेड बैरियर्स हुए, तो वहां से आप देखिए गोल्ड में कैसी तेजी आई, उसी प्रकार से अभी भी गोल्ड में तेजी आएगी। लेकिन पहला फोकस डॉलर इंडेक्स सेटल हो जाए, उसके बाद गोल्ड में यहाँ से भयंकर तेजी क्यों वो शायद ही इस साल हम होता हुआ देखें। लेकिन जस्ट एक इन अ वर्ड, सुरेंद्र जी, क्या डिस्काउंट है आज इंडियन मार्केट्स में सोने का? अराउंड $25 से $30, $32 तक अभी भी डिस्काउंट चल रहा है। और ये डिस्काउंट कंटिन्यूअस रहेगा थोड़े दिनों तक, जब तक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट सेटल नहीं होता।
पॉइंट टेकन। सुरेंद्र जी, आपको जाने दें उससे पहले जो बजट में हमने वो डिफरेंट लाइन ऑफ टैरिफ आता हुआ देखा है HSN कोड्स के लिहाज से, क्या वो ज़्यादा स्टैटिस्टिकल के तौर पे देखा जाए, क्या वो स्ट्रक्चरल है, क्या हम उसको ऑन ग्राउंड कोई इम्पैक्ट आता हुआ नहीं देखेंगे? क्योंकि एज ऑफ नाउ मार्केट की यही अंडरस्टैंडिंग है। ये बिल्कुल, देखिए बजट में एक तो क्लैरिटी है कि कोई ड्यूटी में चेंजेस नहीं हुआ है। एक न्यू टैरिफ लाइन सरकार ने ऐड की है। वो टैरिफ लाइन ऐड करने का मार्केट को फायदा होगा, क्योंकि नहीं तो एक ही HSN कोड के ऊपर कई लोग प्लेटिनम भी 0% ड्यूटी में मंगा लेते थे। तो ये चेंजेस करने की वजह से अब मार्केट डिस्टॉर्ट होना मुश्किल हो जाए। पॉइंट टेकन। सुरेंद्र मेहता जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। क्लैरिटी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पे, प्राइसेस पे, इंडियन डिस्काउंट्स पे और ऑफ कोर्स जो बजट में नई टैरिफ लाइन यहाँ पर इंक्लूड की गई है उसका कैसा फायदा हो सकता है इंडस्ट्री को, उस पर भी समझाने के लिए। वेल, ये तो बात हुई सोने चांदी की, लेकिन आगे बढ़ेंगे, बात यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार। और जैसे सुरेंद्र जी हमें समझा रहे थे कि यूरोप की जो डोमिनेंस है वो खत्म हो रही है सोने में और US की बढ़ रही है। अब ऐसा लगने लगा है कि ज़्यादातर कमोडिटीज़ में यही होगा कि डोमिनेंस यहाँ पर US की बढ़ती हुई नजर आएगी। कच्चे तेल में जिस तरह से हमने टैरिफ इम्पैक्ट आता हुआ देखा है वो क्लियरली ऑन द हायर साइड है, आप इसे कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का पॉलिटिकल एजेंडा है और उनका इकोनॉमिक एजेंडा, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है। वो दोनों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। अब दोनों एक साथ इम्प्लीमेंट करेंगे तो यही स्थिति होगी जो सामने आ रही है। कनाडा जहां से वो 60% से ज्यादा तेल आयात करते हैं, है ना, तो उसमें अगर वहां आप जो है टैरिफ लगाएंगे, चाहे 10% ही लगाएंगे, तो तेल के बाजार के अंदर तो उसे हड़कंप हो गया एकदम, और आपने देखा कीमत ऊपर चली गई। और दूसरा, फिर उनके जो एक मुख्य अधिकारी है, उन्होंने कहा है कि रूस के बारे में भी ऐसी बातचीत हो सकती है, वेनेजुएला के बारे में भी हो सकती है। अगर ये सब होता है तो जाहिर है जो सप्लाई साइड है वहां पे काफी तंगी पैदा हो जाएगी। और दूसरी तरफ यही ट्रम्प साहब का एजेंडा है जो उन्होंने ट्रिल बेबी ट्रिल के नाम से लाए हैं कि वो तेल की कीमत $60 पर बैरल पर ले जाना चाहते हैं। और अमेरिकी उपभोक्ता और अमेरिकी वोटर ने जो उनको वोट दिया है वो तो $60 पर बैरल के लिए दिया है, लेकिन जो उनकी राजनीतिक नीति है उससे तो तेल जो है वो $90 पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको उन्होंने कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। और कोर्स करेक्शन अगर वो नहीं करेंगे तो उनका जो सारा एजेंडा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या कुल मिलाकर के ड्रिल बेबी ड्रिल, दोनों में से कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। तो मुझे लगता है ये उन्होंने एक पॉलिटिकल मैसेज हो गई है हालांकि, लेकिन ये जो उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि उनका असली एजेंडा है कि तेल को सस्ता करो। अगर तेल सस्ता नहीं होता है तो उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। तो ये उन्होंने कर तो दिया है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप जो है कनाडा से इतना तेल मंगाते हैं, वहां पड़ोसी देश है और देशों से भी आप लगाते हैं, तो जाहिर है जो सप्लाई साइड है वहां पे तंगी आ जाएगी और $90 के ऊपर तेल चला जाएगा। तो मुझे लगता है कोर्स करेक्शन होगा, क्योंकि उनका जो इकोनॉमिक एजेंडा है अंततः उसी से वो अपने वोटर को सेटिस्फाइड कर पाएंगे और अपना जो पूरा बेस है उसको जो है सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज तो ये है कि वो पॉलिटिकल एजेंडा जिसको मान के चल रहे हैं, उससे पहले इकोनॉमिक दिक्कतें आएंगी और बाद में पॉलिटिकल आएगी। तो ये जो उन्होंने किया है ये सस्टेनेबल नहीं है। मुझे लगता है ये कोर्स करेक्शन इनको करना पड़ेगा। जी नरेंद्र जी, 4 तारीख से हम देखेंगे कि ये टैरिफ्स आते हुए नजर आएंगे और आज 3 तारीख है। US में सुबह होते से शायद US प्रेसिडेंट मेक्सिको और कनाडा से बातचीत भी करेंगे। जैसा हमने कोलंबिया के साथ होता हुआ देखा कि बहुत बड़े टैरिफ्स, काउंटर टैरिफ्स लगाए गए, लेकिन अंततः उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। आपको लगता है कि एक कहीं छोटा सा माइन्यूट ही सही वो चांस यहाँ पर भी है? देखिए, बड़ी अच्छी आपने बात करी। देखिए, ट्रम्प साहब का अगर आप उनकी थोड़ा सा ये साइकोलॉजी उठा के देखें, जो नीतियां उनकी होती हैं, वो बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन कन्फ्रंटेशन वो नहीं चाहते। और कन्फ्रंटेशन को कैसे हैंडल किया जाए शायद उनको वो भी नहीं आता। उनका ये कहना है मैं तो शांति दूत हूँ, मेरे टाइम में किसी से युद्ध नहीं होता, कहीं मैं अमेरिका फोर्सेज नहीं भेजता। अब चाइना के बारे में उन्होंने जितना कुछ इलेक्शन से पहले कहा था, अब जो उनकी नीतियां चीन को लेकर के आ रही हैं वो बिल्कुल उसके प्रतिकूल हैं। वो तो चाइना से दोस्ती की बात कर रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति को अपने यहाँ इनवाइट कर रहे हैं और वहां उनके खुद जो है चाइना में स्टेट विजिट की बातचीत हो रही है। तो जो पहले चुनाव से पहले कहा था ये तो उसके विपरीत है। तो मुझे लगता है कि ये जब इनको समझ में आएगा कि इससे जो है तेल की कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिकी उपभोक्ता और उनका वोटर जो है परेशान होगा, तो वो कोर्स करेक्शन उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि $90 पर बैरल जो है वो ना ग्लोबल इकोनॉमी अफोर्ड कर सकती है और अमेरिकी उपभोक्ता तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा। नरेंद्र जी, एक फाइनल सवाल है, अगर टैरिफ्स लग जाते हैं तो कहाँ देखते हैं आप कच्चा तेल, और अगर ये बातचीत से सुलझ जाता है, टैरिफ्स नहीं लगते हैं, तो कहाँ देखते हैं आप कच्चा तेल? नहीं, देखिए, अगर ये टैरिफ इन्होंने कनाडा से शुरुआत करी है
अगर ये उसको बढ़ाते हैं और उसमें अन्य देशों को भी उसमें ले लेते हैं, अब ईरान को भी ले लेते हैं, वेनेजुएला को ले लेते हैं, रूस को ले लेते हैं, हो सकता है किसी और को भी लेना है, जिसने उनकी बात नहीं माने उसके खिलाफ टैरिफ लगाएंगे, फिर तो तेल की कीमत $90 $95 पहुंच जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कोर्स करेक्शन करेंगे क्योंकि उनको पता है उनका पॉलिटिकल बेस जो है वो इनसे नहीं तो नाराज हो जाएगा। अगर नहीं करते तो फिर तो 90 से ऊपर तेल की कीमत चली जाएगी। पॉइंट टेकन। बहुत शुक्रिया नरेंद्र तंजा जी साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली दो केसेस हैं, दो केस सिनारियोज हैं वहाँ पर, और कोर्स करेक्शन करना होगा ट्रंप को, जैसा कह रहे हैं नरेंद्र जी। अगर नहीं किया तो भाव हम यहाँ पर 90 से ऊपर जाता हुआ भी देख सकते हैं, जो ऑफकोर्स ग्लोबल इकोनॉमी या यूएस की अपनी इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतर नहीं है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? दोनों ही डिस्कशंस में फिलहाल ये निकल के आया कि सब कुछ ट्रंप पे ही डिपेंड करेगा यहाँ पर। आप करंट मार्केट्स कैसे देख रहे हैं? आपको क्या लगता है सोने में और क्रूड ऑयल प्राइसेस में एज ऑफ नाउ किस तरह की पोजीशन लेनी चाहिए? सबसे पहले क्रूड में अगर ये टैरिफ नहीं लगते, बराबर है, देन इट इज गुड, अदरवाइज ऑयल बढ़ जाएगा। बिकॉज यूएस 4 मिलियन बैरल ऑयल कनाडा से इंपोर्ट करता है। सो नाउ उसके ऊपर जो अभी फॉर एग्जांपल WTI इज ट्रेडिंग एट $75 और उसके ऊपर 10% टैरिफ। सो नाउ यूएस विल हैव टू बाय दैट ऑयल एट $82। तो जो रिफाइनरीज है जो ये कैनेडियन ऑयल को प्रोसेस करती है, इनका मार्जिन हिट हो जाएगा। और यही ऑयल 4 मिलियन बैरल अगर वो मार्केट में आज लेने जाते हैं तो कौन सा कंट्री उसको ओवरनाइट $4 मिलियन को रिप्लेस करेगा? तो ये WTI ऑयल में शॉर्टेज हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है ये टैरिफ कंटिन्यू रहेंगे तो WTI ब्रेंट से प्रीमियम में चला जाएगा। जो अभी स्प्रेड है WTI और ब्रेंट का, ब्रेंट प्रीमियम में रहता है $3-4 से, ये उल्टा हो जाएगा, WTI प्रीमियम में चला जाएगा। सो आई होप आज ट्रंप साहब ने बोला है कि कनाडा और मेक्सिको के साथ आज मीटिंग करेंगे। सो कोई सॉल्यूशन आता है तो अच्छा है, वरना ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। और गोल्ड में क्या सेंस है अब यहाँ से? सो गोल्ड इज जो डॉलर इंडेक्स में स्ट्रेंथ आती हुई देखिए उसके कारण प्रॉफिट टेकिंग आया है। बट ये टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं देन इट इज वेरी बुलिश फॉर गोल्ड, क्योंकि इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन यूएस में जो अभी 2.9% है वो बढ़ के 5% 6% हो जाएगा 6 महीने में, ऐसे ही करता रहा। तो अगर टैरिफ कंटिन्यू रहते हैं तो इट्स बुलिश फॉर गोल्ड। अगर टैरिफ में रिलैक्सेशन आता है तो न्यूट्रल होगा। गोल्ड में ओवरऑल अभी भी मुझे कोई मंदी नजर नहीं आ रही है। 10-20-25 डॉलर का और करेक्शन आए तो लेके काम करना चाहिए। गोल्ड इतनी अनसर्टेनिटी में नीचे नहीं जाएगा। और जैसे आपने क्वाइट राइटली पॉइंट आउट किया, मार्केट में जो LBMA का इंपॉर्टेंस है वो कम होके यूएस और इवन चाइना के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। तो ऐसे इतनी अनसर्टेनिटी में गोल्ड भले आपने रखा है 500,000 रुपये नीचे गया, कोई टेंशन नहीं है। मैं तो गोल्ड में अभी भी व्यू 2950 3,000 का ही लेके चलूंगा और डिप पे बाई करने की रिकमेंडेशन होगी मेरी। ऑलराइट, तो जो भी लोग यहाँ पर सोना खरीदने की वेट कर रहे हैं, खरीदारी की जा सकती है। एक डिप यहाँ पर आए तो उसमें डेफिनेटली अपना जो पैसा है वो डिप्लॉय करें। वेल, ब्रेक में जाएं उससे पहले आपको बता दें कि ग्रोथ कोड की ओर जो ग्रो और CNBC आवाज़ की एक खास पहल है, जिसके जरिए हम आपको मार्केट से जुड़ी बारीकियां और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बताते हैं, जिससे आप निवेश से जुड़े सही फैसले कर सकें। इस हफ्ते CNBC आवाज़ के यतिन मोटा ने क्वांटिफाइड कैपिटल के को-फाउंडर एंड ट्रेडर सौरभ सिसोदिया से की बात और जाना कि कैसे सोशल मीडिया स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को बढ़ावा दे रहा है। अगर हम स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग की बात करते हैं तो सेबी ने बहुत सारे अभी चेंजेस किए हैं रूल्स रेगुलेशंस में। इसमें क्या खास चीज़ें हैं वो जो ध्यान में रखने लायक हैं? आई थिंक फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग ऑन द शो। तो सेबी ने 2 चीज़ें की है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो लॉट साइजेस है वो काफ़ी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट की बढ़ा दी है। फॉर एग्जांपल निफ्टी की लॉट साइज 25 से 75 कर दी गई है। तो इससे क्या होगा कि मार्जिन्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बढ़ गए। तो जो छोटे प्लेयर्स है, छोटे रिटेलर्स है, एक्सेसिव स्पेक्यूलेशन नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास एक कंस्ट्रेंट आ गया। एंड दूसरी चीज़ जो सेबी ने की है कि पहले हमारे यहाँ पे डेली एक्सपायरी हो रही थी एंड उस डेली एक्सपायरी से जो मार्केट में वोलेटिलिटी थी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो अब सेबी ने एक नया रूल रहा है कि पर एक्सचेंज आप एक ही एक्सपायरी वीक में रख सकते हो। तो इन दोनों फैसले से मुझे लगता है एक चीज़ ये होगी कि जो रिटेलर्स है वो मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे। तो इससे जो स्पेक्यूलेशंस है मार्केट में, जो मार्केट की वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहेगी, मार्केट स्टेबल रहेगा। पर ऑन द फ्लिप साइड लिक्विडिटी भी थोड़ी अफेक्ट होगी, तो हमें देखना होगा। बट रिटेलर्स के स्टैंड पॉइंट से आई थिंक सेबी ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। बट फ्रॉम अ ट्रेडर पर्सपेक्टिव आई डोंट नो कि लिक्विडिटी कितनी अफेक्ट होगी। बट येस, आई थिंक फ्रॉम अ रिटेलर दिस इज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सेबी। जी,
और अगर हम नए नियमों की बात करें, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, नियम में काफ़ी सारा चेंज हुआ है, तो रिटेलर्स को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि वो नियमों का पालन कर सकें? तो सबसे पहले तो उन्हें अपडेटेड रहना चाहिए क्या क्या नियम चेंज हुए हैं। आई थिंक एक्सचेंज की फाइलिंग्स देख सकते हैं या तो ब्रोकर के थ्रू जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ है। एंड इसके चलते हुए जो भी उनकी स्ट्रैटेजीज है उनको रीडिफाइन करनी होगी, बिकॉज अगर सपोज आप ऑप्शंस में ट्रेड करें तो मार्जिन्स ऑटोमेटिकली बढ़ गए, तो जो आपके रिटर्न्स थे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, तो आपकी जो भी कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाएगी। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को वापस रीडिज़ाइन करना होगा। इस पर डालेंगे जहां पर 1 से 3% की गिरावट है। अगर आप मेटल इंडेक्स निफ्टी पर भी देखें तो यहां पर 4% की गिरावट है। सो बेसिकली सारे मेटल्स और मेटल स्टॉक्स में यहां पर जोरदार मंदी। कुणाल, क्लियरली जिस तरह के टैरिफ्स हैं और इसका इम्पैक्ट हम यहाँ पर प्राइसेस पे आता हुआ देखेंगे भी। यूएस एक नेट इंपोर्टर है काफ़ी सारे मेटल्स का। कैसे देखते हैं आप यहाँ से प्राइसेस? अगेन 2 सिनेरियो बनते हैं यहाँ पर, दोनों ही के बीच क्या राय है? देखिए, अगर यूएस चाइना पे 25% टैरिफ लगाता था तो हमारी राय में चाइना का जीडीपी 1% से डाउन हो जाता था, और एक्चुअल जो टैरिफ लगे हैं वो है 10%। सो मेरे हिसाब से इसका जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है वो 0.4%, चाइना की जीडीपी कम हो जाएगी इसके कारण। तो मेटल्स पे इसकी जो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आनी है वो आज आ गई। मेटल्स 1% 1.5% डाउन है। सो ये हो गया यूएस के साइड का अटैक। अभी नाउ चाइना विल रिटेलिएट इफ दिस सैंक्शन कंटिन्यूज। चाइना भी अटैक करेगा। चाइना अपना रेयर अर्थ मिनरल यूएस को देगा नहीं। चाइना स्टिमुलस लॉन्च करेगा, चाइना आरआरआर कट करेगा। तो मुझे कोई मेटल में डरने जैसा नहीं लग रहा है। मेटल डिप पे बाय करना चाहिए 815 के आसपास, कॉपर ग्रेड बाय। चाइना कुछ ना कुछ रिटेलिएट करेगा और यूएस में चीजें इन्फ्लेट हो जाएगी, ऐसा करेगा। अभी फिलहाल टाइमिंग के लिए चाइना की करेंसी 2-3% डिप्रिशिएट मैक्सिमम हो सकती है इसके कारण। 5% ऑलरेडी डिप्रिशिएट हो चुकी है। सो मैं कॉन्ट्रा व्यू लूंगा मेटल्स में। जो डिप आती है वो डिप पे बाय कीजिए। मेटल्स में बड़ी मंदी नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है ये जो भी सब चल रहा है इससे यूएस में सब चीजों के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। यूएस में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि जो कनाडा से एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट यूएस इंपोर्ट करता है, या जो भी दूसरे मेटल्स इंपोर्ट करता है मेक्सिको और कनाडा से, जिंक है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो ये सब महंगे हो जाएंगे। टैरिफ 25% टैरिफ लगा दिया है ट्रम्प ने। तो यूएस पे तो ये सब चीज उनको बाय करने के लिए जाना पड़ेगा दूसरी साइड पे। तो चाइना पे भी 10% टैरिफ लगा है। 10% अभी एल्यूमिनियम की कॉपर की बात करेंगे तो अगर 8,800 एलएमई चल रहा है, तो अगर यूएस चाइना से लेने जाता है तो 9,500 में आएगा एल्यूमिनियम। तो इतना महंगे में वो लोग ले गए, तो वहां पे तो प्रीमियम और भी बढ़ जाएंगे। तो मेरी राय में यूएस जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट यूएस में ट्रेड हो रहा है, वो सब प्रीमियम में ट्रेड हो गए मेटल्स में। और मेटल्स में शॉर्टेज क्रिएट होगी यूएस में, प्रीमियम बढ़ जाएंगे और पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगा। तो मुझे तो लग रहा है चाइना रिटेलिएट करेगा तब मेटल भी बढ़ेंगे। तो मैं मंदी में नहीं हूं, तेजी का ही ध्यान है। और जैसे आपने कहा भी है, अब बहुत लंबा प्रीमियम यहाँ पर है। अगर हम यूएस मेटल्स और एलएमई मेटल्स यहाँ पर देखें, एल्यूमिनियम 1 साल के प्रीमियम पे है यूएस में। और जहाँ तक कॉपर की बात है, वेल यहाँ पर भी अच्छा खासा एवरेज है। एक्चुअली 7% का प्रीमियम एज ऑफ नाउ यूएस मेटल्स यहाँ पर कमांड कर रहे हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर कुणाल ने कहा कि डिप्स पे खरीदारी की राय अभी भी यहाँ पर आगे जाके बनती है। कुणाल, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। वेल वो मेटल्स पे राय है और टैरिफ्स का इम्पैक्ट हमने कमोडिटीज पे कैसा आता हुआ देखा। लेकिन आपको ले चलें वापस बजट की तरफ। और सरकार ने बजट में दालों को आत्मनिर्भर देश को बनाने की यहां पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए बकायदा 6 साल तक की घोषणा भी की है। एक विशेष मिशन यहां पर बनाया गया है। हमारे साथ इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी हैं। बिमल जी, कॉन्वर्सेशन तो हुई, स्टेटमेंट भी बहुत बड़ी हुई और बजट में सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर दालों को लेकर थी, लेकिन ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्स एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। धन्यवाद मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। देखिए, ये जो सरकार ने जो पल्सेस मिशन की जो घोषणा की, एक अच्छा कदम है और इसकी जरूरत भी है, क्योंकि जिस तरह हमारा इंपोर्ट बढ़ते जा रहा है, लास्ट ईयर आपने देखा है कि हमने रिकॉर्ड इंपोर्ट किया, 67 लाख टन का लगभग हमने इंपोर्ट किया है। तो इसकी जरूरत भी है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बात करें। तो सरकार ने जो इसमें जो खास जो पल्सेस मिशन में जो कदम उठाए हैं, उसमें है कि जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड है या पेस्ट रेजिस्टेंट सीड है, उस पे उनको डेवलप किया जाए और किसानों को वो सीड्स दी जाए, ताकि जो हमारी जो अभी हम देख रहे हैं क्लाइमेट की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है वो बार बार या तो कभी बढ़ता है या कभी बहुत ज्यादा घट जाता है।
तो ये एक बहुत अच्छा कदम है कि सरकार इसके बारे में कदम उठाना चाहती है। दूसरा जो प्रोटीन कंटेंट को एनहांस करने की बात है, वो भी एक अच्छी बात है। हमारा एक प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री है और इससे अगर ये पल्सेस मिशन से हमारी जो दालों में जो हमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाया जाए तो हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो टू इंक्रीज़ द प्रोडक्टिविटी, जो हमारे यहाँ यील्ड्स के जो इश्यू है वो शुरू से रहे हैं और हमारा जो यील्ड है अगर हम वर्ल्ड एवरेज को देखें तो हमारा काफ़ी कम है। जैसा कि मैं आपको बताऊँ एक दो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे चना जो है हमारे यहाँ लगभग 1.12 मेट्रिक टन होता है पर हेक्टेयर में। वही चना ऑस्ट्रेलिया में 1 हेक्टेयर में अप टू 3 टन्स तक होता है। येलो पीज हमारे यहाँ एक हेक्टेयर में 1 टन होती है, जबकि वही कनाडा में वो 1 हेक्टेयर में 3.5 से 4 टन होता है। तो हमारे जो वर्ल्ड एवरेज है, इवन जो लेंटिल्स वगैरह भी हमारे यहाँ 700-800 किलो या जो तुअर है 700-800 किलो एवरेज होती है, जबकि दूसरे देशों में 1 से 1.5 टन तक होता है। तो हमें यील्ड्स बढ़ाने की बहुत जरूरत है क्योंकि देखिए हमारा जो हमारी जो एरिया है वो लगभग स्टेगनेंट होते जा रही है। हम 30 से 31 मिलियन हेक्टेयर्स पे हम ग्रो करते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि यील्ड्स को बढ़ाया जाए क्योंकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, हमारी वो रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। हमारी हालांकि वित्त मंत्री ने फरमाया कि हम लगभग आत्मनिर्भरता की पहुंच गए थे क्योंकि हमने 2016-17 से 2022-23 तक लगभग 10 मिलियन टन का हमारा प्रोडक्शन बढ़ा। वो एक बहुत अच्छा कदम था, वो एक बहुत सराहनीय एक काम हुआ था सरकार से। लेकिन अब हमारा कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है और हमें ये ध्यान रखना है कि कंजम्पशन बढ़ रहा है और हमारा ऐसा अनुमान है कि बाई 2030 इंडिया को 40 मिलियन टन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इससे हम एरिया कितनी बढ़ाएंगे, ये हमारा कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है क्योंकि दालें जो है हमारा एक स्टेपल फूड है। हम सुबह शाम इसको कंज्यूम हर हमारे मील में दालों का एक योगदान होता है। तो इसलिए हमें दालों की जरूरत है और दालों की कंजम्पशन जो है, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, हमारी जी आप कह रहे हैं 2030 तक 40 मिलियन टन दालें हमें चाहिए होंगी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही कह रहा हूँ। मैं 40 और तो आप जो 6 साल का यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी तो नहीं, आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जो यहाँ पर सरकार का कदम है, ये कितना शॉर्ट होता हुआ नजर आ रहा है? वेयर डज इट फॉल शॉर्ट? और आपको क्या लगता है अब यहाँ पर और क्या करने की जरूरत है? आपने कहा ईल्ड बढ़ाई जानी चाहिए, वो एक चीज है, लेकिन सरकार की तरफ से अब यहाँ पर हमें क्या हेल्प चाहिए? देखिए हमें अभी इसमें एक पॉलिसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो एक लॉन्ग टर्म मिशन है, सरकार ने हजार करोड़ रुपए दिए हैं मैं आपको पल्सेस मिशन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ जो अभी खासकर जो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। जिस तरह से इनडिस्क्रिमिनेट जब भी हमारे यहाँ कमी होती है, सरकार 0% पे नील ड्यूटी पे इंपोर्ट अलाउ कर देती है। उससे क्या होता है कि देखिए जो एक तरफ हम पल्सेस मिशन हम एमएसपी की बात करते हैं, हम किसानों को प्रोत्साहन देने की बात करते हैं और दूसरी तरफ हम जब 0% ड्यूटी में माल लाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ है लास्ट ईयर जब हमने 0% ड्यूटी पे येलो पीज का इंपोर्ट शुरू किया, तो हमारे यहाँ दालों के दाम जो है खासकर येलो पीज जो 32-33 रुपीज में बिक रही है और जबकि दूसरी दालें जो है उनका एमएसपी जो है 55 से लेकर 85 रुपीज तक है। तो वो एक पॉलिसी को अपने आप को कंट्राडिक्ट कर रहा है। इससे किसानों को जो मैसेज मिलता है कि जो हमें जो सस्ती दालें का जो इम्पोर्ट होता है उससे किसान को फिर प्रोत्साहन नहीं मिलता है क्योंकि वो देख रहा है कि ये जो सस्ती दाल आ रही है इससे दूसरी दालों का कंजम्पशन काफी उस पर काफी हिट होता है क्योंकि येलो पीज जो है वो दूसरी दालों को सब्स्टिट्यूट करता है सब। तो ये इतनी सस्ती है, जो 40 रुपए की जब दाल मिलती है और दूसरी दालें जब 100 रुपया या 125 रुपए किलो बिक रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका जो कंजम्पशन है वो कंजम्पशन भी उसमें चेंज होता है। तो इसलिए सरकार को एक ऐसी पॉलिसी चाहिए जो बैलेंस होनी चाहिए, जो हमारा उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी पे आप ध्यान देते हैं और आप मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी को आप आगे बढ़ाते हैं, तो उस पर ये ध्यान देना चाहिए कि जो आपका जो इम्पोर्ट है उसका लैंडिंग कॉस्ट जो है वो सपोर्ट प्राइस के ऊपर हो। इसलिए आपको एक डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो उससे जो हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे नीचे नहीं आए। तो किसानों को एक मैसेज ये मिलेगा कि भाई हमें जो है हमारे जो न्यूनतम जो मूल्य है वो हमको हमारे दालों को मिलेंगे। नहीं तो सस्ती दाल से क्या होता है, किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस बार भी हमने देखा है एक इतना अच्छा मानसून के बावजूद भी हमारे यहाँ कोई नहीं हुआ है। हमारे हमने देखा कि हमारे यहाँ सीरियल्स के हमारे जो किसान है काफी, जैसे खासकर मध्य प्रदेश में उन्होंने काफी जो एरिया है उन्होंने मेज में डाइवर्ट किया है, उन्होंने गेहूं में डाइवर्ट किया है। कई सारे स्टेट्स में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा हुआ है। तो ये अगर किसानों को ये मैसेज
और अगर इस तरह की पॉलिसी रही, देखिए सरकार Clearly, जैसे आई गेट योर पॉइंट विमल जी, जैसे आपने कहा कि प्रोत्साहन यहाँ पर किसानों के लिए नहीं रहेगा, और 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपने यहाँ पर कही। एक तो ये कि डायनामिक ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज हो, और हाई यील्डिंग सीड्स यहाँ पर दिए जाएं, और लैंडिंग कॉस्ट एमएसपी के ऊपर हो। तो ये 3-4 चीजें अगर हो जाएंगी तो जैसे बिमल कोठारी जी हमें कह रहे हैं कि दालों को यहाँ पर काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ लेकिन इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही समय है, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे इक्विटीज पर।